इस वक्त पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश पे टिकी है। बांग्लादेश जो कि हिंदुस्तान का एक सबसे करीबी नेबर बोल सकते हैं, सबसे करीबी कंट्री बोल सकते हैं, जिसके साथ हिंदुस्तान के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान जो कि 14,400 किलोमीटर का एक बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। वेस्ट बंगाल हमारा खास करके बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा एक रिश्ता रखता है। हमारी तहजीब, हमारी जुबान का एक रिश्ता है। साथ में आपको दिखाना चाहेंगे ये है डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश, जो खास करके अभी के वक्त में सुर्खियों में है। जी हाँ, क्या हुआ, क्यों बांग्लादेश में 300 लोगों की जान गई कमोबेश, क्यों 11,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए, और क्यों आज वहां की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भाग जाना पड़ा। जी हाँ, मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश जो कि हिंदुस्तान के करीब 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। 14 किलोमीटर 4,414 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। आज क्यों इतना डिस्टेबलाइज्ड है? आपको बताया कि कुछ दिनों पहले एक मामला शुरू हुआ छात्र आंदोलन से, जिसके बाद आज उसने ऐसा रूप ले लिया कि वहां के प्रधानमंत्री को मुल्क छोड़कर यहां से आ जाना पड़ा। जी हाँ, मुल्क छोड़कर भाग जाना पड़ा। और सूत्रों के मुताबिक वो दोपहर को हेलीकॉप्टर लेती है, रिजाइन करती है और हेलीकॉप्टर लेकर लैंड करती है अगरतला को। जी हाँ, इंडिया के अगरतला, त्रिपुरा के स्टेट में अगरतला के शहर में लैंड करती है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि फरीदाबाद के हिंडन एयर बेस में वो आती है और दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने के लिए, साइमा वाजिद जिनका नाम है, उनसे मिलने के लिए उनके पास जाती है। ये तो बात हुई शेख हसीना की, जो फिलहाल और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और जो बात बांग्लादेश के हालात का आपको बताया, प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन पब्लिक में आते हैं, मीडिया में आते हैं, आने के बाद लोगों से शांति बजाय रखने की अपील करते हैं। अब पूरा मामला डिटेल में हुआ क्या था और कैसे क्या गुजरा, वो चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है अशफाक अहमद, हमारे सीनियर सहयोगी है और सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बांग्लादेश में अभी कुछ दिन पहले ही अशफाक वहां से एक टूर से लौटे हैं, तो पता करेंगे अशफाक क्या हुआ पूरा मामला, हमारे साथियों को बताएंगे। शब्बीर, बांग्लादेश में जो हालात है, बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त स्टेट ऑफ इमरजेंसी अभी तक लागू है। बांग्लादेश को आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है आज सुबह 6 बजे तक, यानी कि आज 6 अक्टूबर में हम लोग आ गए, 6 अगस्त तक आ गए। 6 अगस्त के सुबह 6 बजे तक इमरजेंसी है। 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद से बांग्लादेश फिर से नॉर्मल हो जाएगा, एज पर द लास्ट एड्रेसिंग ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने जो आखिरी जो बयान दिया है आज शाम को, उसके अनुसार आज रात 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक इमरजेंसी है और उसके बाद 6 बजे से जो है, सुबह 6 बजे से हालात नॉर्मल होगा। सवाल शब्बीर ये होता है कि बांग्लादेश में असल में हुआ क्या। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया। मैं कुछ दिन पहले मैं बांग्लादेश भी गया था, वहां मैं गया था और बहुत लोग का हमारे पास फोन आया, मेरे पास फोन आया कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्यों हुआ, शेख हसीना को क्यों रिजाइन करना पड़ा। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं। दरअसल बांग्लादेश में कोटा जो प्रोटेस्ट हुआ उसका नाम है कोटा आंदोलन। कोटा आंदोलन है क्या है? दरअसल बांग्लादेश में 56% कोटा था। बांग्लादेश में 56% कोटा था इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब। 56% में 30% जो है मुक्ति योद्धा के लिए था। अब मुक्ति योद्धा कौन है? 1971 में बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर हुई थी, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, उसमें जिन लोगों ने बांग्लादेश की मलेशिया बनकर जो काम किए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था, मुक्ति योद्धा, उसे मुक्ति योद्धा कहते हैं। तो 30% कोटा रिजर्व था फॉर द मुक्ति योद्धा, उनके बेटे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि उनके फैमिली के लिए, प्लस 10% बांग्लादेश का जो बैकवर्ड जिला है। आपको बता दें बांग्लादेश में 64 जिला है। बांग्लादेश है 64 डिस्ट्रिक्ट और उनमें कई ऐसे जिले हैं बांग्लादेश में जो बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही पीछे है। जो पिछड़ा हुआ जिला है उनके लिए 10% था। 10% था महिलाओं के लिए, यानी कि 30% जो रिजर्वेशन बांग्लादेश में था वो मुक्ति योद्धा, 10% महिलाओं के लिए, 10% था आपका जो औरतें हैं, और उसके अलावा 5% जो है रिलीजियस माइनॉरिटी और 1%
जो डिसेबल्ड यानी कि जो हैंडीकैप प्लस ट्रांसजेंडर यानी कि जो तीसरी जीन्स यानी कि 56% जो है बांग्लादेश में पहले से कोटा था, यानी कि 44% ही जॉब जो था बांग्लादेश के लोगों को सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे था। तो ढाका आंदोलन आज से ठीक 1 महीना पहले 1 जुलाई से बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हुआ कि इस कोटा आंदोलन को वो लोग नहीं मानेंगे, उसके खिलाफ जो है उन्होंने विरोध किया। आप बता दें कि ये जो कोटा आंदोलन है बांग्लादेश में, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, 2018 में हुआ, लेकिन हर बार शेख हसीना इस कोटा आंदोलन को कुचलने में या फिर बंद कराने में वो कामयाब हुई, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कामयाब? सबसे बड़ा कारण होता है, जब कोटा आंदोलन जब चल रहा था, जब कोटा आंदोलन के बीच जब ढाका के शाहबाग हो या फार्म गेट हो, गाबतली हो, ढाका कई अलग अलग जगहों पर, मीरपुर, मोहम्मदपुर, धानमंडी, तो उसका ईपी सेंटर था, जहां पर जब आंदोलन हो रहा था, जब प्रोटेस्टर जब सरकारी व्हीकल्स को जब जला रहे थे, जब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। मैं चाहूंगा कि बांग्लादेश हम लोग कहां पे खड़े ये भी दिखाए। हम लोग बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं। आपको बता दें कि जब बांग्लादेश में जब आंदोलन चल रहा था, शेख हसीना के एक बयान आया था कि ये लोग कौन है, एरा होचे राजाकार। राजाकार कौन है? मैं अपने दर्शकों को बताया कि बांग्लादेश रजाकार एक आम सा उर्दू टिपिकल वर्ड है रजाकार। जब बांग्लादेश का जब 1971 का जब लिबरेशन वॉर चल रहा था, तो उस वक्त जो जमात इस्लामी, जो बांग्लादेश में जमात इस्लामी है, उसके जो वॉलंटियर्स थे उसको रजाकार कहते हैं। रजाकार मतलब के वॉलंटियर्स, तो उसको जो है रजाकार कहा गया। रजाकार को बांग्लादेश में कहीं ना कहीं एक देशद्रोही की तरह, एंटी नेशनल के तौर पे देखा जाता है। उनका ये जो बयान था कि जो लोग भी बांग्लादेश में हंगामा कर रहे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे, जो लोग स्टूडेंट है, दे आर नॉट एक्चुअली स्टूडेंट, दे आर रजाकार। उनका ये जो बयान था बिल्कुल आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद से ये जो प्रोटेस्ट जो है गया इस कदर बढ़ा कि बांग्लादेश का बीटीवी, बांग्लादेश का जो नेशनल टेलीविजन चैनल है, बीटीवी को रैंसम किया गया, उसे पूरी तरह से तहस-नहस किया गया। बांग्लादेश का शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी जो प्रोटेस्टर थे उस पर भी जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो है बांग्लादेश की नेवी थी, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, बचा के रखा था। लेकिन पूरे आंदोलन में तकरीबन 200 के करीब लोग मारे गए। उसके बाद बांग्लादेश शांत भी हो चुका था। उसके बाद जब बांग्लादेश का 21 जुलाई, मैं रिवर्स को हम बताएंगे, 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश का, इसको लेकर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना और 56% जो कोटा था, विच वाज इम्पोज बाय द शेख हसीना गवर्नमेंट, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया और सिर्फ 7% कोटा ही रखा। अच्छा, 56% के कोटा को कम करके सिर्फ 7% में 5% था टू द चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द मुक्ति योद्धा, प्लस 1% जो डिसेबल्ड या फिर ट्रांसजेंडर थे, और 1% जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए। कुल 60% था, उसको सरकार ने मान लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो कोटा आंदोलन को जो स्टूडेंट लीड कर रहे थे उनको एक एक करके चुना गया। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, डिटेन किया और ये बताया कि भाई इनको जान को खतरा है, इसको हम लोग अपने पास रख रहे हैं। ढाका की डीबी डिटेक्टिव पुलिस ने उनको अपने यहाँ पे रखा। उसको लेकर काफी छात्रों में नाराजगी थी कि क्यों उनको रखा है। उसके अलावा 11,000 के करीब पूरे बांग्लादेश के अलग अलग जिलों से, ढाका से लेकर, जोशोर से लेकर, नोराइल से लेकर, खुलना से लेकर, फरीदपुर से लेकर, पाटना से लेकर, चिटागांग हो, अलग अलग जगहों से तकरीबन 11,000 स्टूडेंट को डिटेन किया गया था। दे वर पिक्ड अप इन लॉकअप, वो लॉकअप में थे। कई जगह निर्यातन की खबर आई थी और कितने स्टूडेंट मारे गए थे। तो उसके बाद स्टूडेंट में एक रोष हुआ। उन लोगों ने सिर्फ जवाब मांगने की कोशिश की कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने शेख हसीना से जवाब मांगा था कि आखिर किसके कहने पे गोली चलाई। जिस तरह से खूनरेजी ढाका की सड़कों पर हुई है, मुझे याद है कि एक बार 2009 में भी इस तरह एक बांग्लादेश की जब BDR थी, बांग्लादेश राइफल्स के जवानों के बीच में इस तरह का एक गन फायर हुआ था, जिसमें तकरीबन 80 के करीब बांग्लादेश राइफल के जो जवान थे मारे गए थे। और उसके बाद बांग्लादेश राइफल्स का नाम चेंज करके बांग्लादेश का BGB बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश रखा है। जिस तरह से हमारे देश का जो आखिरी या फिर पहला जो लाइन ऑफ
डिफेंस है, जी BSF है। उसी तरह बांग्लादेश तो का सीधे तौर पहले पे BDR था। अशफाक अगर सीधे तौर पे बात करें तो बांग्लादेश अपने नौजवानों के लाश को देखकर रिएक्ट करता है। बिल्कुल, जिसके बाद बिल्कुल। आज का अगर पूरा घटना अगर हम जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करते हैं, तो आज सुबह से हुआ क्या कि सुना गया कि वहाँ के प्रीमियर रेसिडेंस को, PM के घर को और मुजीबुर रहमान के जो उनका म्यूजियम था उसको भी तहस नहस कर दिया गया। ये जो पूरा हो रहा था ये ढाका के शाहबागी आंदोलन 2011 में हुआ था। मैं उस वक्त बांग्लादेश के शाहबाग आंदोलन को कवरेज करने के लिए गया था 2011 में। उस वक्त इमरान ए मसूद जो बांग्लादेश के छात्र के नेता थे, उनका वो इसको लीड कर रहे थे। और उस वक्त जो बांग्लादेश में सूरत हाल ये था, पूरे बांग्लादेश के लोगों का सेंटीमेंट था कि 1971 में जो लोग वार क्राइम के जो क्रिमिनल थे, जो कन्विक्टेड थे, जिन्होंने 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब जंग हुई थी, उस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान था, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के जिन लोगों ने बांग्लादेशियों को जुल्म किया था, उसको सजा मिलनी चाहिए। और उसके बाद ये हुआ कि जमात इस्लामी को के जो बड़े बड़े लीडर थे उनको जो है सजाए मौत दी गई, फांसी की सजा दी गई। बहुत बड़ा एक हुआ था आंदोलन। और उसी शाहबाग में फिर जो आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा था, इस बार उनका जो डिमांड था, वो लोग विचार चाह रहे थे कि किसके कहने पर बांग्लादेश में जब खूना खराबा हो रहा, लोगों की जाने जा रही है, वो लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का पदत्याग यानी कि रिजिग्नेशन चाह रहे थे। और आज ये हुआ कि आज तकरीबन 4.5 से 5 लाख, जिस तरह का मीडिया रिपोर्ट में देख रहे हैं, 4.5 से 5 लाख लोगों का एक रेट बहुत बड़ा। आप सोच सकते हैं कि 5 लाख लोगों का अगर भीड़ कहीं पर आता है तो किसी के लिए भी, जितने भी आपके पास बुलेट हो, गोलियां हो जाए, समझ। अच्छा, ये भीड़ थे कौन? ये भीड़ था कौन? ये क्या छात्र थे नहीं, या फिर आम जनता थी जो अब ये जो आंदोलन था ये छात्र के हाथ से निकल चुका था, बांग्लादेश के लोगों तक पहुंचे, बांग्लादेश का आम आदमी भी इसमें शामिल हो चुका था। 5 लाख के करीब लोग आज बोंगो भवन जो कि ढाका में PM शेख हसीना का ऑफिशियल रेसिडेंस है, उसमें मार्च किया, उसमें उन्होंने मार्च करने की कोशिश की। और इस कदर लोगों का भीड़ था कि मैं कह सकता हूं कि जो सिक्योरिटी के जो लोग वहाँ पे थे, उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। चीफ ऑफ आर्मी ने, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने PM शेख हसीना को 45 मिनट्स का टाइम दिया कि आप 45 मिनट्स में रिजाइन कीजिए और अब देश छोड़, नहीं तो आपके साथ जो भीड़ है कुछ भी हो सकता है। शब्बीर बताएंगे कि यही सेम सूरत हाल हम लोग 1.5 साल पहले हम लोग देखा था श्रीलंका में। महिंदा राजापक्षे वहाँ का जो प्रधानमंत्री था, उनको भी इसी तरह जो है देश छोड़ के भागना पड़ा था। पूरा जो प्रेसिडेंट्स पैलेस था उसको लोग वहाँ पे चले गए थे। हम लोग देख रहे थे लोग वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। बांग्लादेश श्रीलंका में जो हालात था, बांग्लादेश में वही हालात आज। अब बड़ा सवाल वो खड़ा होता है कि क्योंकि बंगाल, खास करके हम कोलकाता के रहने वाले हैं और बंगाल का बहुत गहरा रिश्ता है, कल्चरल हो, खाने पीने का मामला हो या फिर आप कहें तो यहाँ पे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जिनके बांग्लादेश में रिश्तेदार हैं। तो अब इसके आने वाले दिन में इकोनॉमिकली और बिजनेस का जो रिलेशन है वो किस तरह होगा, और आने वाले दिन में आप बांग्लादेश को किस तरह आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो साथ में ये भी जानना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर हैं, जो किसी न किसी तरह कारोबार से जुड़े होशियारी के मामले में आज 3100 कारखाने मीडिया रिपोर्ट की अगर हम माने तो 3100 कारखाने आज बंद कर दिए गए थे बांग्लादेश के होशियारी के। क्या वो वापस से रिज्यूम होंगे? क्या पहले जैसे बांग्लादेश तरक्की के रास्ते में जा रही थी, क्या बांग्लादेश वापस से स्टेबलाइज होने में कितना समय लगेगा? आपको क्या लगता है? आज हमारे PM नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई पावर चेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई थी अजीत डोभाल को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि कितना वक्त लगेगा, बांग्लादेश वापस से लाइन में आ जाएगी और उसके बांग्लादेश के साथ रिश्ते में क्या हिंदुस्तान का कुछ फर्क पड़ने वाला है इसके बाद? नहीं, भारत हमेशा बांग्लादेश को एज ए गुड नेबर के तौर पे देखता है। और बांग्लादेश का भी जो पॉलिसी है वो इंडिया फर्स्ट, इंडिया को वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, मैं टोकना चाहूंगा और एक बार बताना चाहूंगा कि जब मुक्ति वॉर हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान को जब आजाद करवाया गया था, तो हिंदुस्तान ही था जिसने आगे बढ़कर सबसे ज्यादा मदद की थी। और मदद करने के बाद
शायद इसी वजह से हिंदुस्तान को फर्स्ट रखा जाता, मोस्ट फेवर नेशन कहा जाता है शायद बांग्लादेश में। हालांकि अगर और बांग्लादेश से एक और इकोनॉमिकल हमारा ये है कि इंडिया दुनिया की एकलौती मुल्क है जो सबसे ज्यादा एम वीजा इशू करती है, जहाँ मेडिकल वीजा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान में एम वीजा इशू करती है और सबसे ज्यादा वीजा लेते हैं बांग्लादेश के लोग। जी हाँ, कलकत्ते में रहने वाले जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कलकत्ते का कुछ इलाका है आसपास। हम जैसे आज गए थे यहाँ, हमने लोगों से बात भी करने की कोशिश की थी। मिर्जा गालिब स्ट्रीट, लोगों से हमने बात भी करने की कोशिश की। तो बड़ा सवाल ये है कि ये रिश्ते वापस से कब स्टेबलाइज होंगे और बांग्लादेश को वापस से तरक्की के रास्ते पे जाते हुए हम कब देखेंगे? इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन। अभी जो हालात है इस पर डिपेंड करता है कि आने वाले दिन में बांग्लादेश का हालात क्या होगा। आज जो चीफ ऑफ आर्मी जिस तरह से बयान दिया कि हम लोग बांग्लादेश से बहुत जल्दी इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे हैं, और ये सुनने में आ रहा है, हालांकि ये वेरीफाइड रिपोर्ट है कि बांग्लादेश में विद इन 3 मंथ इलेक्शन होंगे। बांग्लादेश में देखिए 2 प्रमुख पार्टियां हैं, एक है अवामी लीग जो जिसको लीड करती है शेख हसीना जो पीएनपी है, और दूसरी जो है बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी जो लीडर है खालिदा जिया जो इस वक्त जेल में है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन जो खबर हमें मिली है कि अब उनको जो है जेल से रिहा कर दिया गया है। उनके बेटे तारिक रहमान का ढाका से लंदन से एक आया बयान, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से कहा कि आप उत्तेजित ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में रखें और आप शांति बनाए रखें। हो सकता है कि तारिक रहमान जो पिछले कई सालों से देश से एग्जाइल में थे, वो बांग्लादेश छोड़ के लंदन में रह रहे थे, यूके में रह रहे थे, वो भी आएंगे। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बीएनपी जो है पावर में आएगी। एक अहम बात बता दें कि बांग्लादेश में 2008 में आखिरी बार चुनाव हुए थे जिसमें बीएनपी ने हिस्सा लिया। उसके बाद जो है 2013 में हुए, 2028 में हुए और 2023 में हुए। 3 ऐसे चुनाव हुए जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो बांग्लादेश की जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हिस्सा ही नहीं। उनका कहना था कि पूरा जो सिस्टम है चुनावी सिस्टम, ये पूरा जो है फ्री एंड फेयर नहीं है, और इलेक्शन कमीशन का जो भी अरेंजमेंट है वो बिल्कुल बायस्ड है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन। आप सोचिए कि भारत में अगर चुनाव हो और बीजेपी इलेक्शन लड़े, कांग्रेस ना लड़े, तो फिर कैसा हो? ठीक बांग्लादेश में वैसा ही होता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की जो पार्टी है वो पिछले 3 बार से वो खुद ही उसने चुनाव लड़ा और वो वन साइडेड वो चुनाव जीती। लेकिन बीएनपी की बात करें तो बीएनपी ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन अब एक अच्छी बात देख रहे हैं कि बांग्लादेश में मैं देख रहा हूँ कि हेल्दी डेमोक्रेसी की तरफ जो बांग्लादेश जो है बढ़ रहा है। खालिदा जिया को जिस तरह से रिलीज किए जाने की आ रही है खबर, उसके बाद तारिक रहमान के उनके बेटे की जिस तरह से एक वीडियो कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि उन्होंने भी बांग्लादेश को बहुत थैंक्स किया। ये साबित हो गया कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के दुनिया के किसी भी कोने में पीपुल्स का जो लोगों का जो आखिरी जो आपका क्या बताए आखिरी जो कील है उसका जो पावर है वो लोगों के हाथ में है, लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में। और स्टूडेंट पावर, छात्रों की क्या ताकत होती है ये बांग्लादेश के लोगों ने दिखा दिया है। बांग्लादेश में कई तरह के आंदोलन हुए हैं, भाषा आंदोलन। आप बता दें आज जो बांग्लादेश बना ये कैसे बना? ये बांग्ला भाषा को लेकर भाषा आंदोलन हुआ था जो ढाका यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसमें 7 छात्रों को गोली मारी गई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 21 फरवरी 1958 को हुआ था। यही कारण है कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। सारी दुनिया में आप अपने अपने भाषा को लेकर जो गर्व महसूस करते हैं, कोई उर्दू को लेकर गर्व महसूस करता है, कोई हिंदी को लेकर, कोई बांग्ला को लेकर। दुनिया में एकमात्र बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो भाषा यानी कि जुबान को लेकर, लैंग्वेज को लेकर हुआ था। भाषा आंदोलन 1958 21 फरवरी को हुआ था। उसके बाद से बांग्लादेश में जो एक अलग से आंदोलन चला बांग्लादेश में बांग्ला भाषा को लेकर, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और उस जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो का एक बयान, उन्होंने बंगालियों को लेकर जो बयान दिया था, वहाँ के बंगाली में काफी नाराजगी थी और उस बयान ने जो है एक चिंगारी का काम किया। और उसके बाद जो जिस तरह से वही चिंगारी जो बांग्लादेश का शक्ल बिल्कुल 15 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने आज़ादी का अपना झंडा वहाँ पे लाया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से सूरत हाल है, भारत की बहुत ही एक क्लोज निगाह है, क्योंकि हमारा सबसे नियरेस्ट
करीबी देश है। एक तो हमारा पाकिस्तान है, नेपाल है, लेकिन सबसे बांग्लादेश से हमारा सबसे बेहतरीन मधुर संबंध है। और जिस तरह से बांग्लादेश में हालात है, और हम लोग अगर कलकत्ता की बात करें, बंगाल की बात करें, तो हमारा जुबान है कि हमारा कल्चर है कि हिंसा मछली को वहाँ भी, इलिस माछ को वहाँ भी पसंद किया जाता है, यहाँ पर भी पौधा इलिस की बात ही अलग है। तो एक बहुत क्लोज हमारा बीच में एक रिश्ता है, एक बहुत करीबी रिश्ता हम लोगों में। तो इससे पहले कि हम आपसे इजाजत ले, एक बार और दोहराना चाहेंगे जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मुद्दा क्या था जी? मुद्दा सिर्फ यही था कि ऐसा क्या हुआ था कि आज बांग्लादेश इतना उथल पुथल हो चुका। जी हाँ, हमारे सीनियर सहयोगी अशफाक ने बताया। एक चीज हम और बताना चाहेंगे, लोगों को बताएं कि जो 56% जो आरक्षण था, आज 56 में 30% जो मुक्ति योद्धा के लिए था। तो मुक्ति योद्धा कौन थे? मुक्ति योद्धा वो बिल्कुल अवामी लीग के वोटर्स, अवामी लीग के वोटर थे। यही वजह था कि शेख हसीना हमेशा चाहती थी कि इनका जो 30% जो वोट है ये एकदम कहीं ना जाए, इसलिए वो 30% देने के लिए बिल्कुल अनड़ था। जबकि वहाँ के जो यूथ, जो अभी जो नए जो यूथ है, जो यंगस्टर्स, उनका कहना था कि भाई नौकरी मिले लेकिन मेरिट की बुनियाद पर। इसलिए नहीं मिले कि आपके दादा, आपके नाना ने किसी जमाने में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ा था, वो तो लड़ा, उनको रिवॉर्ड भी मिला। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश की आज़ादी को तकरीबन जो है मोर देन 50 ईयर्स गुजर चुके हैं, अब बांग्लादेश जो है कि यंग बांग्लादेश है, नया बांग्लादेश है। और अब जिनको नौकरी मिलनी चाहिए उनको उनके मेरिट के बेस पे मिलना चाहिए, ना कि उनके फॉर्मर जो रिलेटिव्स है उनके काम के बुनियाद पर। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि बांग्लादेश में अभी क्या कुछ हो रहा है, आज बहुत जल्दी, आज शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर थी तत्कालीन, अभी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, वो मुल्क छोड़कर भाग चुकी है। पहले वो अगरतला लैंड करती है और अगरतला से निकलने के बाद वो सीधे पहुंचती है दिल्ली, फरीदाबाद के हिंडन एयरबेस में। कहा जाता है वो अपनी बेटी से शाम को मिलने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हें एक सेफ हाउस में नई दिल्ली में रखा है, जिसका लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से। ये बहुत सीरियस मामला है। आपको बताएं कि बांग्लादेश के युवा और स्टूडेंट से शुरू किया गया आंदोलन ने गण आंदोलन बदल के गण आंदोलन, और वो गण आंदोलन का शक्ल ले पीपुल्स मूवमेंट, जिसके बाद में कुछ हद तक सिविल वार का सूरत बना था। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी सामने आती है और बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकीरुज़्ज़मा सामने आते हैं और आर्मी अब गवर्नमेंट कल से बांग्लादेश नॉर्मल होने जा रहा है। और अगर हम बात करें, कल से बांग्लादेश की दुकानें खुलेंगी, बात करें बैंक खुलेंगे, स्टेटस के, तो आपको बैंक खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, स्कूल खोल देगा, कॉलेज खोल देगा, वापस से जो नॉर्मल रहेगा, खुल जाएंगे, जो नॉर्मल बिजनेस अपने लाइन में चले आएंगे, सब लाइफ उनका डे टू डे लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ वादा किया है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने और वहाँ के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा ने। फिलहाल आपको बताया बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन है कोलकाता का। बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन में हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। हालांकि कलकत्ता में इसका कोई असर नहीं देखने को मिला है। ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी खुद आई मीडिया में आकर बताती है एक मीटिंग के बाद में कि हमारे साथ उनके मधुर संपर्क है और बांग्लादेशी जो लोग यहाँ पे अफवाहों पे ह्यूमर्स में ना जाए, ह्यूमर्स में जाकर कुछ गलत सही कदम ना उठाए, लोगों से रिक्वेस्ट की गई। साथ साथ ये भी बताया गया क्योंकि ये राजनयिक मामला है, ये इंटरनेशनल मामला है, इसके लिए केंद्र सरकार इसके लिए ठीक कुछ न कुछ उपाय करेगी, जैसा हमने देखा। तो सारा दिन आज उथल पुथल वाला रहा। कल से उम्मीद अच्छी जगी है बांग्लादेश के रहने वालों के लिए। एक नया बांग्लादेश देखने को मिलेगा जाएगा। जो इल्जाम इस गवर्नमेंट पे लगे थे करप्शन के कहे या फिर ज्यादती के अपने वोट बैंक से अब निजात मिला है। डिक्टेटरशिप के डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जहां लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। छात्र आंदोलन जन आंदोलन बना और जन का फैसला माना। जी हाँ, इस तरफ एक तरफ मिलिट्री ने, बांग्लादेश की आर्मी ने अपने लोगों के साथ खड़े होने की बात दबे जुबान पे कही कि हमारा एलिगेंस बांग्लादेश के लोगों के लिए है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के लिए है। जी हाँ, ये बड़ी बात थी और बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि पूरी दुनिया की आर्मी और पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी ये बात समझती हो कि उनका साथ जनता के लिए है, जन के लिए है, डेमोक्रेसी के लिए, भलाई के लिए, ना कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या रेस ऑफ पीपल के लिए। फिलहाल के लिए बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के सामने से मैं शब्बीर, कैमरामैन वारिस के साथ फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। शुक्रिया।